पॉर्न फिल्मों का कारोबार करने वाले राज कुंद्रा को लेकर क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि उसे राज कुंद्रा की व्हाट्सएप वाली ग्रुप चैट मिल गई है, जिसमें पॉर्न फिल्मों को बनाने, बेचने और देश विदेश में उसकी ब्रांडिंग के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक उसे 4 ऐसे राजदार मिले हैं जिन्हें राज कुंद्रा के इस कथित कारोबार से जुड़े सारे राज मालूम हैं। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें देश विदेश में लॉन्च करके करोड़ों रुपए कमाने के आरोपी राज कुंद्रा को एक साथ 3 मुश्किलों ने घेर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के कथित पोर्नोग्राफी रैकेट को लेकर बड़ा शिकंजा कसा है। क्राइम ब्रांच का दावा है उन्हें कुंद्रा से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप चैट मिली है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के सूत्रों का यह भी दावा है कि राज कुंद्रा की वियान कंपनी के 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बन गए हैं। चारों ने अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के पास से जो व्हाट्सएप चैट मिली है उसमें न केवल बॉलीफेम ऐप में लॉन्चिंग और प्लानिंग की बातचीत हो रही है, बल्कि बकायदा रेटिंग की भी बातचीत सामने आ रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा अपने बॉलीफेम ऐप के जरिए हर एक वीडियो पर रेटिंग देना चाहते थे, जिसमें वो 7+ से लेकर 18+ की रेटिंग की बातचीत सामने आ रही है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी विहान कंपनी के 4 कर्मचारी मुंबई पुलिस के लिए सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है ये सभी लोग इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की मदद करेंगे। न्यूज 18 इंडिया को मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के हवाले से यह एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि राज कुंद्रा ने प्लान बी के तहत व्हाट्सएप चैट में कुछ अहम फैसले लेने का जिक्र किया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने बॉलीफेम ऐप का लोगो फाइनल किया था। प्लान बी को अमल में लाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में राज कुंद्रा, प्रदीप बख्शी, उमेश कामत, रेयान थोरपे सहित कई और लोग शामिल थे। ग्रुप चैट्स में बॉलीफेम ऐप के लोगों और डोमेन खरीदने को लेकर राज कुंद्रा, रेयान और प्रदीप बख्शी के बीच बातचीत हुई। व्हाट्सएप चैट में राज कुंद्रा ने बाकी लोगों को कई निर्देश दिए। क्राइम ब्रांच सूत्रों का दावा है कि चैट्स के मुताबिक बॉलीफेम ऐप के लिए राज कुंद्रा ने 4 लोगो फाइनल किए थे। राज कुंद्रा के कथित व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक एक्सक्लूसिव जानकारी यह मिली है कि ग्रुप चैट्स में राज कुंद्रा ने कहा कि बड़े ऐप्स की तरह अपने कंटेंट पर डिस्क्लेमर डालना होगा। ये चैट 30 अक्टूबर 2020 से 3 नवंबर के बीच की है, जब महाराष्ट्र साइबर सेल ने 7 OTT प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया था। इसके अलावा क्राइम ब्रांच सूत्रों का दावा है कि पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ कुछ अहम गवाही दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा की वियान कंपनी के 4 कर्मचारियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने मुंबई क्राइम ब्रांच ने चारों का बयान दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वियान कंपनी के एक अकाउंटेंट, एक फाइनेंस ऑफिसर और 2 टेक्निकल टीम के सदस्य सरकारी गवाह बन गए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने भी क्राइम ब्रांच में अपना बयान दर्ज करवाया है। क्राइम ब्रांच ने शर्लिन के बयान गवाह के तौर पर दर्ज किए हैं। यानी क्राइम ब्रांच ने कथित व्हाट्सएप ग्रुप चैट के अलावा गवाहों से जो राज उगलवाए हैं, उनसे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का दावा है कि राज कुंद्रा की वियान कंपनी से जुड़े जिन 4 कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया गया है, उनके पास पॉर्न फिल्मों से जुड़ी वो सारी तकनीकी जानकारी है जिसके जरिए ये कथित कारोबार चलता था। यानी डर्टी फिल्में बनाने और बेचने के लिए जो कुछ भी जरूरी था, उस सब की जानकारी उन 4 कर्मचारियों के पास होने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल के इलाके में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी उफान पर आ चुकी है। आलम यह है कि 2 दिनों में 6 पुल ढह चुके हैं, जिनमें से 4 पुल पिछले 10-11 साल में ही बनाए गए थे। विपक्ष ने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में एक जांच कमेटी भी बना दी है। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह बनी है ये तस्वीरें। देखिए किस तरह पानी की धार के आगे पुल तिनके की तरह बह रहा है। मध्य प्रदेश से पुल ढहने की ये इकलौती तस्वीर नहीं आई है। देखिए किस तरह नदी की प्रचंड धार में दूसरा पुल समा रहा है। मंगलवार को दतिया जिले में हुई जोरदार बारिश में सिंध नदी के तेज पानी में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूट गया।
अगले दिन दतिया जिले में ही सिंध नदी पर बना सेवड़ा पुल बह गया। 3 दिनों में मध्य प्रदेश में 33 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 6 पुल पानी में बह गए। रतनगढ़ बसई का पुल 2010 में बना था और इसकी लागत 5 करोड़ 90 लाख रुपए थी। इंदरगढ़ पिछोर का पुल 2013 में बना था, इसकी लागत 10 करोड़ रुपए थी। श्योपुर बड़ौदा पर पुल 2013 में बना था और इसकी लागत 3 करोड़ 94 लाख रुपए थी। भिंड के गोरई अडोखर में 2017 में 13 करोड़ 71 लाख की लागत से पुल बना था। श्योपुर जिले के गिरधरपुर मानपुर में 1985 में पुल बना और दतिया सेवड़ा पर 1982 में पुल बना, मगर इन दोनों पुलों की लागत का रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं है। पुलों की तबाही पर कांग्रेस का कहना है कि ये भ्रष्टाचार की बानगी है। 17 साल की शिवराज सरकार हर बरसात में उनके भ्रष्टाचार के कामों की पोल खुलती है। 5-5, 6-6 पुल ढह जाना भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के असली चेहरे को बताते हैं। कुछ ही साल पहले बने पुल बारिश में पत्तों की तरह बह गए, इसलिए सरकार विपक्ष के निशाने पर है। किसी नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के स्तर को ध्यान में रखकर ही पुल का डिजाइन तैयार किया जाता है। बारिश में नदी के उफान और पानी की रफ्तार के हिसाब से ही इंजीनियर पुल का डिजाइन और मजबूती तैयार करते हैं। फिर भी 3 दिन में 6 पुल कैसे बह गए, क्यों बह गए, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि शिवराज सरकार के मंत्रियों की इस मामले पर अपनी अपनी सफाई है। बारिश जैसे ही समाप्त होती है और पानी नीचे उतरता है, उसके बाद में हम आकलन करा रहे हैं और पुल जो टूटे हैं या सड़कें टूटी हैं उनका भी हम ये सर्वे करा रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी बनाई है, क्या इसमें कोई डिजाइन में गलती थी या फिर कहीं कोई गुणवत्ता में कमी थी, इसका भी हम सर्वे करा रहे हैं। जो पुल टूटे हैं अभी उनमें कहीं आंशिक क्षति आई है, रेलिंग बहती हुई दिखी है जिसको हमने पुल टूटना भी माना है, पर वो भी क्यों बही इसके लिए भी जांच के आदेश देंगे। पुल कैसे और क्यों बहे, मध्य प्रदेश सरकार इसकी जांच कर रही है। बारिश से मध्य प्रदेश के कई पुल और सड़कें पानी में बह चुकी हैं। सरकार ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों के 1250 गांव प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी ने गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है और ये कहा है कि इसके लिए राज ठाकरे की पार्टी को उत्तर भारत के लोगों को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल अपनी गाड़ी से उतरकर मुंबई के दादर में जिस ठिकाने की ओर बढ़ते दिखे उसकी पहचान कृष्ण कुंज की है। कृष्ण कुंज यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का घर। फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़े, बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन की चाप तेज होती चली गई। मीडिया की भीड़ के बीच राज ठाकरे के घर से निकले 2 लोगों ने मुस्कुराकर पाटिल का स्वागत किया और घर के अंदर ले गए। कुछ ही देर में चंद्रकांत पाटिल और राज ठाकरे की मुलाकात की तस्वीरें बाहर आ गई, लेकिन हर कोई जानना ये चाह रहा था कि मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई। वो भी हमेशा नासिक में जाते हैं, मैं भी नासिक में जाता हूँ, लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ नासिक में रहे, 2 दिन मिले भी नहीं। अचानक एक दिन मैं सुबह जब निकला तो वो उनका गाड़ियों का ताफा लग रहा था, तो मैंने पूछा कौन जा रहे हैं, तो राज साहब जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है कि 2 दिन मिले नहीं और अभी गाड़ियाँ लगी तो भी नहीं मिलेंगे। तो मैं जाकर गाड़ी के पास नमस्कार किया, वो उतरे, थोड़े 10 मिनट बात हुई तो 2 हिंदू व्यक्ति, 2 महाराष्ट्रीयन व्यक्ति जब कहते अरे भाई मुंबई आओ कभी चाय पीने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा। पाटिल ने बताया कि नासिक में राज ठाकरे ने उन्हें चाय पर बुलाया तो शिष्टाचार में वो उनसे मुलाकात करने पहुंच गए, लेकिन चाय के प्याले के साथ सियासी बातचीत न हो, क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब भी पाटिल ने दिया। थोड़ी ये भी चर्चा हुई कि भाई बार-बार आप प्रेस के सामने कहते हैं कि राज्य ने अपनी परप्रांतियों की भूमिका बदलनी चाहिए तो ही आगे जा सकते हैं। तो मैं एक आपको क्लिप भेजता हूँ जो उत्तर भारतीयों के सामने की है, तो मेरा भाषण है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत पॉपुलर हुआ था। मैंने कहा भेजो, उन्होंने भेजा। तो कभी आओ चाय पीने के लिए वो और नज़दीक आया, क्योंकि मैंने क्लिप सुनने के बाद कुछ प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुए
तो आज वो मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उनकी भूमिका समझना था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी युति का कोई ही प्रस्ताव नहीं। नौकरी चाय पर मुलाकात और सियासी बात, लेकिन गठबंधन का कोई इरादा नहीं। राजनीति में ऐसी बातों को दूर तक जाते देर नहीं लगती। बरसों बाद बीजेपी को राज ठाकरे के उत्तर भारत के लोगों के बारे में की गई टिप्पणी और स्थानीय लोगों का रोजगार पर अधिकार के मुद्दे पर सफाई लेने या उनका रुख जानने की नौबत आई, तो इसकी कुछ तो वजह होनी ही चाहिए। मैंने कहा कि लेकिन परसेप्शन ये जाता है कि आप अन्य प्रांतियों के खिलाफ हैं। उस परसेप्शन को आपको ठीक करना चाहिए। मैं तो उनके दृष्टि से बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई महाराष्ट्र के लोग ये चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र के नेता बने, आपके अलग अलग विषयों पर कुछ बेसिक थिंकिंग है, उसका महाराष्ट्र को उपयोग हो, लेकिन जब तक आप ये भूमिका व्यापक नहीं करते तब तक इसकी थोड़ी मर्यादा है, ये मैं नम्रता से आपको कहता हूँ। बीजेपी और एमएनएस के दो बड़े नेताओं के बीच जिस तरह की बातचीत हुई और बीजेपी ने इसे जिस तरह मीडिया के सामने रखा, उससे अंदर खाने चल रही हलचल महसूस की जा सकती है। असल में महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी के खिलाफ बना महाविकास आघाड़ी गठबंधन वोटों के लिहाज से मजबूत है। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में नए साथी की तलाश है। बीजेपी की ये तलाश एमएनएस से गठबंधन से पूरी होती दिखती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विकल्प के रूप में एमएनएस को खड़ा करने से राज्य में नए मजबूत सियासी समीकरण बन सकते हैं। महाराष्ट्र के गौरव की बात करने वाले राज ठाकरे की पार्टी में बीजेपी को भले ही शिवसेना का विकल्प दिखाई दे, लेकिन ऐसा करना एक झटके में संभव नहीं है। दरअसल उत्तर भारत को लेकर के राज ठाकरे का नजरिया कई बार सामने आ चुका है। केंद्र और कई राज्यों में सरकार चलाने वाली बीजेपी का उस नजरिया के साथ एमएनएस के साथ गठबंधन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान उसको कई दूसरे राज्यों में उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि मुलाकात में हुई बात और राज ठाकरे के बदले नजरिए को मीडिया के जरिए चंद्रकांत पाटिल रखते दिखे। पाटिल के रुख ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलों को और मजबूती दी, हालांकि बार बार वो इसे नकारते दिखे। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनका इकट्ठा आकर, एकत्रित आकर कलेक्टिवली चुनाव को सामने जाने का कोई प्रस्ताव अभी चर्चा में नहीं। एनसीपी इस मुलाकात के बारे में दावे से एक बात कहने लगी है। क्या मनसे बीजेपी के साथ समझौता करना चाहती है या बीजेपी मनसे के साथ करना चाहती है? ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आ रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल जी अलग कहते हैं, देवेंद्र जी अलग कहते हैं, कोई नेता अलग बयान देता है, हमें लगता है कि किसी भी दलों का गठबंधन ये उनका अधिकार है। अगर करना है तो स्पष्ट रूप से करे, उससे उनका अधिकार है, उस पर कोई आपत्ति जता नहीं सकता। बताया जा रहा है कि अब केवल एक ही बात है जो बीजेपी इस वक्त नहीं कह पा रही, लेकिन उसके संकेत मुलाकातों के जरिए दे रही है। बताया गया कि पाटिल की 15 दिनों में राज ठाकरे से ये दूसरी मुलाकात थी। राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले पड़ गए हैं। उन्हें अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए बीजेपी जैसी किसी पार्टी का सहारा चाहिए। शिवसेना के रुख से चोट खाई बीजेपी को मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने वाले किसी दल की जरूरत है। ऐसे में दोनों दलों के हित साथ आने से सधते हुए दिख रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अगर नया समीकरण बनता है तो किसी को हैरानी नहीं होगी। तालिबान को मोहरा बनाकर पाकिस्तान ने इस बार चीन से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हासिल कर लिया है। वैसे तो चीन ने यह मिसाइल तालिबान को दी है, लेकिन तालिबान को मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग देने के नाम पर पाकिस्तान आर्मी ने इसे हासिल कर लिया है। जाहिर है पाकिस्तान के हाथ में अब ऐसा हथियार आ गया है जिसे बनाने की तो उसकी औकात नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल वो अफगानिस्तानी सेना और भारत के खिलाफ कर सकता है। भले ही पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हों, लेकिन खुराफात के लिए उसका दिमाग शैतान की तरह चल रहा है। पाकिस्तान ने इस बार तालिबान की मदद की आड़ में चीन से एक मिसाइल की भीख मांग ली। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि तालिबान को मोहरा बनाकर पाकिस्तान ने चीन से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हासिल कर ली। इस मुद्दे पर कुछ दिनों पहले चीन के तियानजिन में तालिबान और चीन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में तालिबान के को फाउंडर मुल्ला बरादर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हुए थे। इस बैठक से पहले पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने तालिबान को बातचीत के एजेंडे पर ब्रेन वॉश किया था।
पाकिस्तान ने जो सिखाया, तालिबान ने बैठक में वही दोहरा दिया और चीन से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मांग की। चीन से कहा गया कि उसे अमेरिका के B-52 बॉम्बर की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता और उसके रडार पर असर डाल सकने लायक ऐसे मिसाइल की जरूरत है। बताया गया कि चीन ने तालिबान की जरूरत को देखते हुए अब ये मिसाइल मुहैया करवा दी, लेकिन ये मिसाइल तालिबान के बजाय पाकिस्तानी सेना के पास पहुंच गई है। इसकी वजह तालिबान के लड़ाकों का इस मिसाइल से अनजान होना बताया गया। असल में तालिबान के लड़ाके इस तरीके की मिसाइल का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं, क्योंकि इसके लिए खास तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान तालिबान की इस कमज़ोरी को बेहतर तरीके से जानता है और यही वजह है कि उसने तालिबान को इस मिसाइल को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग के नाम पर इन मिसाइलों को अपने कब्जे में ले लिया। चीन तो पहले से ही पाकिस्तान और तालिबान के इरादे को समझ रहा था। पाकिस्तान को लेकर तालिबान को भी एतराज नहीं। अफगानिस्तान की 2.5 लाख की क्षमता वाली सेना से तालिबान के करीब 70,000 लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। इनमें हजारों पाकिस्तानी हैं। लेकिन तालिबान को चीन से मिली इस मदद का असर भारत पर पड़ सकता है। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तानी सेना के खिलाफ हमले में तालिबान को खुलकर मदद कर सकती है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी सेना जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अफगानिस्तान को मिलने वाली हवाई मदद पर निशाना साध सकती है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तालिबान के जरिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल हासिल कर पाकिस्तान ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। एक तो वो चीन से सीधे मिसाइल खरीदने से बच गया, जिससे पहले से चीन के कर्ज में फंसे पाकिस्तान पर कोई नया कर्ज नहीं हुआ। तो वहीं दूसरा, मुफ्त में उसे ऐसा हथियार मिल गया जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी कर सकता है। बताया गया कि चीन ने जो मिसाइल तालिबान को मुहैया कराई है उसके लिए इस्लामिक मुल्क ने फंडिंग की है। बताया गया कि ये रकम अलकायदा के आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन की कुछ संपत्तियों को बेचकर जुटाई गई। हवा महल पर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये हवा महल जयपुर का नहीं है, दिल्ली में ही बनाया जा रहा है। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक में जयपुर के हवा महल जैसी दिखने वाली एक इमारत बनाई जा रही थी। ये इमारत पूरी होती और अपनी अलग पहचान बना पाती, इससे पहले ही इमारत पर विवाद खड़ा हो गया है। ये तस्वीरें जयपुर की नहीं बल्कि दिल्ली के चांदनी चौक की हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में बनी ये इमारत जयपुर के हवा महल की तरह दिखाई देती है। हवा महल जैसी ही हवादार खिड़कियां, उसी तरह का रंग रोगन और वैसी ही नक्काशी। इन दोनों ये इमारत हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसका लुक और खूबसूरती लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, लेकिन ये इमारत का ढांचा पूरे होने से पहले ही तोड़ा जा रहा है। आरोप है कि इसे बनाने में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। उस बिल्डिंग में ऊपर गार्डरों पे खड़ी होकर 3-3 मंजिल चढ़ा दी गई है। उसको छुपाने के लिए हवा महल का रूप दिया जा रहा था। कुछ लोगों ने शिकायत करी तो उसके ऊपर एमसीडी ने कार्रवाई करके उसको शायद ऑर्डर दिया है कि 48 घंटे का इसको हटाएगा। दावा किया गया कि ये ऐतिहासिक महत्व वाली इमारत है। चांदनी चौक को स्पेशल जोन का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह के बदलाव की मंजूरी लिए बगैर निर्माण करने पर रोक लगी हुई है। हाल ही में चांदनी चौक में काफी बदलाव किए गए हैं। यहाँ चौड़ी सड़क बना दी गई है और इस पूरे इलाके को नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जोन बना दिया है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से रोक है। इन बदलावों के बाद से चांदनी चौक अब पहले से भी ज्यादा सुंदर नजर आता है। यही वजह है कि अब यहाँ किसी भी तरह के निजी निर्माण पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि चांदनी चौक की जो ऐतिहासिक पहचान है वो बनी रहे। इस बीच कुछ व्यापारियों का ये भी मानना है कि हवा महल जैसी इमारत बना देने से चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान पर इसका असर पड़ सकता है। व्यापारियों का आरोप है कि इमारत में नियमों के खिलाफ निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत के बाद एमसीडी ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। एमसीडी ने दावा किया कि अगर इमारत को नहीं हटाया गया तो एमसीडी खुद ही उसे तोड़ देगी। जो इल्लीगल है उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी थी, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं, उसके बारे में हमें नहीं जानना। कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ उसको ठीक नहीं बता रहे हैं, तो उस पहलू पे ना जाके हमें तो अपनी कानूनी कार्रवाई देखनी है। अगर वो नहीं तोड़ेगा, पूरा इसको नहीं हटाएगा, तो फिर हम इसके विरुद्ध में इसको आगे से तोड़ेंगे और इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस इमारत में पहले एक होटल था, लेकिन एक कारोबारी ने जब इस इमारत को खरीदा तो उसने इसे एक खास लुक देने की कोशिश की, लेकिन इसकी इजाजत नहीं लेना कारोबारी को भारी पड़ गया।
दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक की पूरी तस्वीर बदल दी है। ऐतिहासिक महत्व होने की वजह से वहां किसी भी तरह का निर्माण या बदलाव यूं ही नहीं किया जा सकता। कारोबारियों की जरूरत के मुताबिक उन्हें पहले एमसीडी से इजाजत लेनी होती है और जो कारोबारी ऐसा नहीं करते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए। 100 बात की एक बात।